बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगी जो कि होनी भी चाहिए कि जो नए लॉज आ गए क्या वो भी हमें पढ़ने होंगे। ये अंकल ने हमें सजेस्ट किए। लोग बोलते हैं क्या मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जुडिशरी के साथ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, एलएलएम के लिए जाऊँ या जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, तब भी सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं रहेगा बॉस, क्योंकि बहुत काम करना पड़ेगा। अब प्रीलिम्स के लिए कौन सी पीवाईक्यूज जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या मल्टीपल चॉइस जिससे प्रैक्टिस कर सके? के लिए वैसे सिग्नल की 3 कॉलम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो एमपी पीसीएस है उसके लिए 70% आपके एग्रीगेट होने चाहिए। मैं अपने लॉ स्कूल के सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या मैं अपनी पीसीएसजे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? पीसीएसजे की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है तो मैं कोचिंग के लिए पे नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए? और इस वीडियो में जो भी पीसीएसजे के लिए बुक्स यूज होने वाली हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ एंड पीसीएसजे की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज होंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे क्रैक कर ले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में आई एम मुस्कान मंथियानी, लीगल गाइड। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 में हम ये डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी वर्सेस बीए एलएलबी। इसका मतलब ये है कि कौन सा कोर्स एलएलबी या बीए एलएलबी आइडियल होता है जुडिशरी के लिए। अब ये सोच के परेशान मत होना कि मैंने तो बीए एलएलबी ले लिया तो क्या मैं जज नहीं बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। नहीं, मैं सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहती हूँ ताकि जो लोग मान लो कि बीए करके एलएलबी करने वाले हैं या बीए एलएलबी के लिए जाने वाले हैं, उनके माइंड में थोड़े डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बीए किया है और फिर आप एलएलबी के लिए जा रहे हो, यानी आप 6 साल की पढ़ाई करोगे, वो बेस्ट होती है जुडिशरी के लिए। उसका सिलेबस उठाकर भी तुम लोग देख लेना, वो काफी हद तक जुडिशरी वालों के लिए अच्छा होता है। बट जो बीए एलएलबी है उसके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जिस तरीके के सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कंपनी लॉ और बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो बहुत हद तक कॉर्पोरेट साइड के जो लोग रहते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहते हैं। यानी अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, कॉर्पोरेट एडवाइजर बनना है, इन सब के लिए बीए एलएलबी बेस्ट रहता है। बट फॉर जुडिशरी कहीं ना कहीं बीए एलएलबी वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जुडिशरी के लिए, राइट, बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट्स डिफरेंस। चैप्टर 2 वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। इसमें हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, पीसीएसजे को छोड़ दो, कोई भी इंडिया का, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको क्रैक करना है तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? किसी भी एग्जाम के या किसी भी चीज के फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। अगर इनको आपने मास्टर कर लिया तो 100% आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लोगे। हाँ, कुछ हो सकता है और भी फैक्टर्स हो जिनकी वजह से ना कर पाओ, बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। इसको बहुत क्विकली हम कवर करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सब कुछ तुम मगअप नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। नो योर व्हाई, आखिर क्यों वो एग्जाम देना है। अगर पावर के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे देने जा रहे हो तो थोड़ा सुधर जाओ, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बदलेगा यार, चीजें बदलेंगी। हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता तुम ऑफिस में बैठे हो तुम्हारे पास तनख्वाह आ रही है, काम करना पड़ेगा। अभी जाके आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से बात कर लो, बोलेगा सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, हमें बहुत ज्यादा इवन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और सैलरी भी हमारी काफी लेट आती है। ये कंप्लेन वो आपसे करेंगे, इसीलिए बहुत सोच समझकर गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ अपना कदम बढ़ाइए, राइट। आपको सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने हैं। तीसरा है कमांड ऑन सिलेबस। आपको अपना सिलेबस यानी रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, राइट। नहीं तो आप ओवर स्टडी कर लोगे, जो कि किसी काम की नहीं होने वाली है। बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ एग्जाम शुड बी क्लियर टू यू। आखिर क्यों वो एग्जाम देना है, उसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ये पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेस्ट हो सकता है कि तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। वर्स्ट ये हो सकता है भैया क्रैक ही नहीं होगा क्योंकि इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, कुछ भी उसका वर्स्ट हो सकता है। राइटिंग, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो आज भी ढंग का लिख नहीं पाते। फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूं मैं, लेकिन आज तक मैंने ढंग के लोग नहीं देखे जो सही से बिना स्पेलिंग मिस्टेक के लिख पाए। उन्हें अच्छे से लिखना होता हो, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर, लिखना ही नहीं आता है लोगों को ढंग से। इसलिए लिखने पर अपनी कमांड जरूर बनाइए, बोलने पर, कॉन्फिडेंस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। रिवीजन, जरूरी नहीं मैंने 100 बल्कि बुक्स पढ़ ली तो मुझे सब कुछ आ गया, नहीं। रिवाइज कितना किया, एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको बहुत बार रिवाइज किया
तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। गुड चॉइस ऑफ बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बुक्स पर बहुत सारे वीडियोस बनाए, अनगिनत वीडियोस बनाए, जाके देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कौन सी बुक्स लेनी है। और इसके ऊपर आगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से बात होने वाली है, इसलिए स्किप बिल्कुल मत करना। नोट्स आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर रखने चाहिए। टीचर जो रटवा रहा है वो मत लिखो, अपने से नोट्स बनाना दूसरी चीज होती है जिस पर हम बात करेंगे, राइट। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टाइम बचेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम एक तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई और भी कुछ ढूंढो लाइफ में, है ना। जरूरी नहीं सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ ही खींचे जाना है। हो सकता है आपकी और भी कमिटमेंट्स हो, किसी की घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, साइड बाय साइड कुछ और कर रहा हो, कॉलेज के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, देन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि दिन के 5 से 7 घंटे सिर्फ कॉलेज खा जा रहा है, बाकी टाइम में तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम वेस्टेज है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को ढंग से समझो। अगस्त में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले जिसमें मैं जूनियर्स को गाइड करने वाली हूं कि अपने टाइम का कैसे यूज करना है लॉ स्कूल में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत अच्छे से उसको समझना और देखना। आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने किसी एग्जाम को क्रैक करने के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको मास्टर कर लिए, उनको समझ लिया। अब हम स्पेसिफिकली पीसीएसजे एग्जाम की बात करने वाले हैं, यानी जुडिशरी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उसकी बात करने वाले हैं। तो एग्जाम को समझो। लॉ स्कूल के बाद जस्ट आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद जो एग्जाम आप देते हो वो लोअर जुडिशरी के लिए रहता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिससे आप अपॉइंट होते हो, ठीक है, वो एग्जाम रहता है लोअर जुडिशरी के लिए, ठीक है। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको जज बनना है तो उसके लिए आपको हायर जुडिशरी का एग्जाम देना होगा। यानी जुडिशरी का जो एग्जाम है, पीसीएसजे का जो एग्जाम है, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी। अभी सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोअर जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो, इतना याद रखना, राइट। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ से, विच इज ऑब्वियस, है ना। एडवोकेट्स एनरोल्ड अंडर एडवोकेट एक्ट 1961, इसमें एनरोल होना होगा आपको। आपकी एज जो है वो 22 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। बाकी कैटेगरीज को हाँ रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप अपने से चेक कर सकते हो। अब चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। तो माइंडसेट में सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। आपका पेशेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं पेशेंस की बात क्यों कर रही हूं, अभी रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उसमें तो जो एमपी पीसीएसजे में यही बोल दिया कि 70% आपको चाहिए अगर आपको बैठना है एग्जाम में, तो 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए। वैकेंसीज काफी बार लेट आती हैं, एक बार में निकलने वाला है नहीं। चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि एक बार में निकल आए, बट जरूरी नहीं है कि डंके की चोट पे कि हाँ एक ही बार में निकल आएगा, ऐसा नहीं है। तो पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा वीक हो, पैसा ना हो आपके घर में इतना ज्यादा। अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत है, ठीक है, तुरंत आपको पैसा चाहिए, तो प्लीज इस फील्ड में मत आइए। यहाँ पे 4 साल ऐसे भी अटेम्प्ट्स आपको देने पड़ सकते हैं, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, है ना। तो यहाँ पे तो पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो वो चीज अपने अंदर रखना। अगर अभी आपको तुरंत पैसे की जरूरत है तो इस जगह मत आओ, कहीं और जाओ। फिर आता है जॉब एनवायरमेंट, ठीक है, जॉब एनवायरमेंट। अब जो ये चीज है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो गई या कोई भी सर्विस हो गई, अल्टीमेटली यार वो जॉब ही है। आपको सामने वाले के, आपको अपने से जो ऊपर है उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप की और आपको ये समझ में आ गया कि मैं इस एनवायरमेंट में फिट नहीं बैठूंगी, ना तो मैं इंटर्नशिप में सही से बैठ पा रही थी, ना तो मैं मतलब कहीं भी गई जहां पे जॉब करनी थी या जहां पे कुछ टाइम के लिए किसी के ऑर्डर्स मानने थे, मैं वो चीज पूरी नहीं कर पाई, देन दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। ये चीज आपके लिए नहीं है, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप यहाँ अपनी लाइफ खराब कर लोगे। कभी भी आपके माइंड में, दिल में आपको कभी खुशी नहीं होगी, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर से हैं जो आपके, उनके ऑर्डर्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, राइट। तो ये चीज खुद से एक्सेप्ट करना कि मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूं। फिर हैबिट ऑफ स्टडिंग। अब कॉलेज में क्या होता है ना, हम सबकी हैबिट होती है कि एक दिन पहले पढ़ लो हो जाएगा, बट ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं चलने वाला है। यहाँ वही लोग जाते हैं यार जिनकी हैबिट है पढ़ने की, जिनको आदत है एक जगह बैठ के वो 4 घंटे की सेटिंग दे लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। एक दिन में 4 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे, मतलब वो कंटिन्यूअसली स्टडी कर सकते हैं, कंटिन्यूटी है, ठीक है। उनकी जो लाइफ है उसमें कंसिस्टेंसी है। तभी आप इस फील्ड में आओ जब आपकी हैबिट हो पढ़ने की।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लॉ को एंजॉय करते हो। आप एंजॉय करते हो लॉ को एक्चुअल सेंस में कि हाँ मुझे मजा आता है कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है लॉ की। मुझे ये देखने में बहुत खुशी होती है कि कैसे लॉ को एक्चुअल में अप्लाई किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। अल्टीमेटली यही चीज मायने भी रखती है ना, कि आपको मजा आना चाहिए आप जो काम कर रहे हो, तो वो चीज भी जरूर से देख लेना। चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो इनिशियल ईयर्स होते हैं कॉलेज में वो कैसे होने चाहिए। इनिशियल ईयर्स का मतलब है बीए स्टूडेंट्स के लिए वो 3 साल हो गए उनके लिए। बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स के जो बीए के स्टार्टिंग के 2 साल रहते हैं, मैं उनकी बात करने वाली हूँ, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं इनके बारे में वैसे ही बता चुकी हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर चीज के बारे में। वो सोचते हैं मैं तुरंत ही कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। नहीं, ऐसे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। मैं भी ऐसी ही थी, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पहला है कि लर्न समथिंग। जो भी तुम्हारे आसपास चीजें हैं यार, उनको एक्सप्लोर करो। ये तुम्हारा जो टाइम है ना, ये बहुत प्रेशियस टाइम है। जो 2 साल है, जो 3 साल है, उसमें जमकर चीजें एक्सप्लोर करो। सिर्फ सीखो चीजें, किसी एक चीज को पकड़ो मत। एक्सप्लोर करने का समय। क्या करोगे एक जॉब को पकड़ के अभी तुरंत, है ना। चीजें एक्सप्लोर करो। मैं ये नहीं कह रही उसकी तरफ जाना नहीं, बिल्कुल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अभी प्लीज सिर्फ एक्सप्लोर करने पे ध्यान दीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी राइटिंग, स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए, ऑल ओवर पर्सनालिटी पे वर्क करिए। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए तो एटलीस्ट प्रिपेयर्ड हो ही, है ना। बाकी जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर चुके हो। तो ये चीजें जरूर सही कर लेना। अगर आप अकेले हॉस्टल में रह रहे हो तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने का सोचो, इंडिपेंडेंट होने का सोचो, अपनी हेल्थ पर काम करो, अपनी फूड हैबिट्स सुधारो, जो भी गंदी आदतें हैं उनको सुधारो, माइंडसेट अपना और बड़ा करो। अब आप कॉलेज में आ गए, स्कूल से ट्रांजिशन हुआ है, उस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करो, है ना। सारी चीजों को एक्सेप्ट करो, आसपास सीखो। सीखने वाला फेज चल रहा है, अभी एक चीज को पकड़ने वाला फेज नहीं आया, अभी सिर्फ एक्सप्लोर करने वाला फेज चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि मैं पीसीएसजे के लिए बना हूं या बनी हूं, जरूरी है बने हो। अभी और चीजें एक्सप्लोर करोगे, क्या पता आपको उससे बेहतर चीज मिल जाए। सो जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बाद में पछताते हैं कि उन्होंने ये टाइम अपना वेस्ट कर दिया और उन्हें सही से इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखने नहीं आता। प्लीज इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपनी राइटिंग पे, अपनी स्पीकिंग पे और अपने कॉन्फिडेंस पे अच्छे से काम करिए, राइट। बहुत ज्यादा जल्दी जंप मत करो किसी चीज पे कि अब इस चीज को पकड़ लेना है। इंसान का ना यार नेचर रहता है कि उसको जहां कंफर्ट जोन दिखेगा ना वहां कूद पड़ेगा। अब तुम्हारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं तो माइंड कंफ्यूज होगा कि किस तरफ जाना है, तो उसको वहां पे आपको समझाना होगा कि एक चीज को कैसे पकड़ा जाता है। जब 100 चीजें ट्राई करते हो तब जाके एक चीज मिलती है। अभी एक चीज को पकड़ लोगे ना तो कंफर्ट जोन बन जाएगा आपका। अभी कंफर्ट जोन में पढ़ने वाला टाइम नहीं है। अब आपने जब अपने 2-3 साल निकाल लिए तो अब आप जाने वाले हो प्री प्रिपरेशन फेज में, राइट। प्री प्रिपरेशन फेज ये बीए एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए 3rd और 4th ईयर हो सकता है। एलएलबी स्टूडेंट्स समझ सकते हैं, आपके लिए भी लगभग 3rd 4th ईयर ही होगा, राइट। यही आपका हो जाता है प्री प्रिपरेशन फेज। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे आपको बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं। अब लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, लॉ आ चुका है आपके करिकुलम में। लॉ को समझिए, बेयर एक्ट्स की रीडिंग करना स्टार्ट करिए, रटना मत, समझना जरूरी है। समझने की कोशिश स्टार्ट करो, राइट। कोचिंग की अभी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल रीड करना, जैसे नॉर्मल किताबें अभी तक रीड कर रहे थे वैसे ही नॉर्मल लॉ को भी आपको रीड करना है। यहां से क्या होगा ना, यहां से तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जो बेस होता है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आगे जाके बाकी चीजें आपको समझ में आएंगी। नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर मैं कंप्लीट वीडियो तो नहीं बनाऊंगी। अगस्त में जो जूनियर्स के लिए वीडियो आने वाला है कि वो अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो सब उसी में मैं नोट्स का भी कवर कर दूंगी। बेसिकली नोट्स कभी ऐसे मत बनाना कि जो टीचर्स बोले मैं सिर्फ उसे ही नोट डाउन कर रही हूँ, नहीं, वो नोट्स नहीं हुए, राइट। वो एक तरीके से बस छाप रहे हो तुमने किताब पढ़ी, तुम्हें किताब पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आए, उन पॉइंट्स पर हो सकता है तुम्हारा अपना भी कोई व्यू हो, ठीक है। हो सकता है कुछ उस पे और भी ऐड किया जा सके, उसको तुमने शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में अपनी कॉपी में लिख लिया, दैट इज नोट्स, ठीक है। उनको नोट्स बोला जाता है जो कि शॉर्ट हो, जिनको एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं देख लूं तो मुझे याद हो जाए कि मैंने क्या पढ़ा था, वो होते हैं नोट्स। उसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कैसे बनाने हैं, राइट। ये सिंपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करते हो चीजों को, फिर बाद में आप कोशिश करते हो कि उनको सिंपल कैसे करें, है ना। तो ये हरकत मत किया करो, चीजें बहुत सिंपल है।
नोट्स ऐसे ही बनते हैं। मैंने बुक उठाई, मैंने 2-3 लाइंस देखी, मुझे जरूरी लगी वो लाइंस, उससे रिलेटेड और मुझे मटेरियल मिल गया, उसको मैंने उठा के लिख दिया एक जगह पे, शॉर्ट में, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में। जो समझ में आया वो लिखा। समझ के आने वाली चीज जो आप लिख रहे हो वो नोट्स होते हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब आते हैं फोमो पर। अब तुम देखोगे कि ये वाली बुक से भी पढ़ा जा सकता है, इस वाली बुक से भी पढ़ा जाता है। एक सब्जेक्ट को आप 2 बुक से पढ़ने की कोशिश करते हो, 10 आपका बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाता। मैंने बहुत लोगों को अपने कॉलेज में देखा है, सिंपल बुक्स थी, मैंने बुक्स पे वीडियोस भी बनाए, सिंपल बुक्स वे नहीं पढ़ते थे, कॉम्प्लिकेटेड बुक से पढ़ते थे। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सिंपल जैन पढ़ने से कवर किया जा सकता है। फिर भी मैं लोगों को देखती हूँ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की कोई बुक खरीद रहे हैं, एमपी जैन खरीद रहे हैं, मतलब अभी बेस उनका कुछ भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। कुछ उनको नहीं फर्क पड़ता है कि मेरा बेस कितना स्ट्रांग है, मुझे फंडामेंटल्स कितने अच्छे से समझ में आ रहे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ नहीं, बस जाके एमपी जैन खरीद के आ जाएंगे। डोंट बी दैट फूल, ओके, डोंट बी दैट फूल, प्लीज ये हरकतें मत करो यार, है ना। फोमो में मत पढ़ो। लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास, याद रखना, लिमिटेड रिसोर्सेज में आपका टाइम आता है जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। चुटकियों में समय बीतता है, चुटकियों में, और चुटकियों में आपके मम्मी पापा का पैसा भी बह जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इन चीजों का ध्यान रखना, रिसोर्सेज, समय, पैसा, ये बहुत लिमिटेड है तुम्हारे पास, इनको ढंग से यूज करो। बहुत हर फोमो में पढ़ के कि इस एग्जाम की भी तैयारी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, कुछ नहीं कर पाओगे। एक चीज को पकड़ना है, राइट। फिर आती हेल्थ। अब सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज, अगर आप अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मान लो बहुत लंबे समय के लिए कॉलेज जा रहे हो और वापस आ रहे हो एकदम थके हुए हो, उठा तक नहीं जा रहा है तुमसे नींद से, सर फट रहा है दर्द से, जो कि मेरे साथ भी होता था, तो बाकी चीजों पे टाइम कैसे दे पाओगे? खुद सोचो एक बार, बाकी चीजें कहाँ से समय निकालोगे? संडे को भी आप थके रहोगे, आप सो ही रहे होगे ना, है ना। तो हेल्थ को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स को, हद से ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना। फिजिकल हेल्थ में आपको अपनी स्ट्रेंथ मैनेज करनी है, मेंटल हेल्थ में आपको शांत रखना है अपने दिमाग को। हेल्थ को प्लीज इग्नोर मत करना। ऐसा ना होना कि तुमने पूरे साल बहुत जम के तैयारी की यार, बट जब एग्जाम है तो तुम पड़े हुए बेड पर, ठीक है, बहुत लंबा समय आपका बेड पर ही गुजर गया। हेल्थ में कुछ भी कवर हो सकता है। अब 10 मिनट की डेली वॉक कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो हेल्थ। आप अपने ध्यान रख रहे हो कहीं ना कहीं। आप हफ्ते में कम से कम 6 मील्स घर की खा रहे हो, 1 मील आप बाहर खा ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो हेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, और बहुत छोटी छोटी चीजें करके, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मैंने कैसे किया था, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड ऑब्वियसली उस पर व्यूज कम आएंगे क्योंकि तुम इंटरेस्टेड नहीं रहते हो इन टॉपिक्स में, और बाद में आप पछताते हो, राइट। उसी तरीके से एक पॉइंट है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप में हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन, दैट इज कंप्लीटली ओके। या आपके पर्सनल लाइफ में घर पे कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि मेरी घर पे काफी ज्यादा इश्यूज थे, है ना, इश्यूज हैं भी एक्चुअली। तो उन चीजों को कैसे मैनेज करना है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें बहुत जल्दी आपके काम को अफेक्ट करती हैं। वही एनर्जी वाली बात आ जाती है, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी बहुत तेजी से सक करेंगी। तो इनको अगर मैनेज कर सकते हो तो प्लीज मैनेज करो, है ना। जो इश्यूज हैं अगर उनको मैनेज कर पा रहे हो, आप कट ऑफ कर पा रहे हो खुद को, तो पूरी तरीके से कट ऑफ कर दो। क्योंकि अगर ये चीजें प्रिपरेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं, देन अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इट्स बेटर कट ऑफ। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वहां से कट ऑफ हो जाइए, क्योंकि कुछ टाइम का पेन ज्यादा अच्छा होता है, ताकि वो फ्यूचर को आपके डिस्टर्ब ना करे, है ना। रेस्ट आप लोग काफी अंडरस्टैंडिंग हो ही तो समझ जाओगे। बायलिंगुअल बेयर एक्ट्स खरीदने की कोशिश करना जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लिखी हो, बिकॉज कोर्ट में यार दोनों ही लैंग्वेजेस चलती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी नहीं आती है, दोनों ही लैंग्वेजेस दोनों ही स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। तो वो चीज का ध्यान रखना। करंट अफेयर्स प्लस न्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो बाकी तो लॉ सभी लोग पढ़ के आ रहे हैं ना। स्ट्रॉन्ग पोर्शन आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स एंड न्यूज, उसका जरूर से ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स वहीं पे ज्यादातर अटक जाते हैं जाके। और एक और चीज, ये चैनल यार टॉप 1% लॉ स्टूडेंट्स के लिए बना है, जो आपको लॉ कॉलेज में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना देगा, फाइनेंशियली एज वेल एज बाकी सारे एस्पेक्ट्स में, ताकि आप और ज्यादा ग्रोथ को अचीव कर सको और ज्यादा आगे बढ़ सको। तो प्लीज इस चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो MPPCS है उसके लिए 70% आपके एग्रीगेट होने चाहिए, कॉलेज में 70% मार्क्स आने चाहिए, है ना। तो अब एक चीज का ध्यान रखो कि कॉलेज के मार्क्स को आप लाइटली नहीं ले सकते हो, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्ट्स में ढिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये रूल यूपी में भी आ जाए, राइट। तो अपने मार्क्स कॉलेज में मेंटेन करने की आपको जरूरत पड़ेगी। इस चीज को जरूर से अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि कॉलेज के मार्क्स अब मेंटेन करने की जरूरत होगी, इतने होने चाहिए, कम से कम वो 70 तो बनाई दे मिलकर, है ना। एग्रीगेट जो है 5 साल का वो 70 आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। इवन 69.9 भी होगा तब भी वो नहीं माना जाएगा, एग्जैक्ट 70 होना जरूरी है या उसके ऊपर। प्लीज इस चीज को स्ट्रिक्टली मानिएगा मेरी, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स यार बहुत लोग मिस करते हैं। देखो लॉ तो तुम पढ़ ही रहे हो, लेकिन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये तुम कब से छोड़ चुके हो, राइट। तो इन सब्जेक्ट्स पर तुम्हें थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी, अदरवाइज यहीं लटकते हैं लोग और आप भी यहीं लटक जाओगे, राइट। तो कोई मतलब नहीं है। पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करना स्टार्ट करिए, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, कितना उस टॉपिक में से रिपीट हुआ है, ये भी देखना स्टार्ट करिए। पूरे टॉपिक्स नहीं आ जाते। रेस जुडिकाटा 100 पेज का, तो 100 पेज का पढ़ना नहीं होता है, सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है, तो इसीलिए सिलेक्टिव स्टडी पर फोकस करिए। जो भी नोट्स आपने बनाए थे अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में, उनको कंपाइल करने का समय आ चुका है, एक जगह उनको रख लीजिए। अब वहां से रिवीजन आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, रीड करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नोट्स बनाने की हैबिट डालो, नोट्स को अब कंपाइल करना आपको शुरू कर देना है, राइट। और दूसरा होता है कि अभी लोग सोचते हैं ना कि वैकेंसी तो आई नहीं है तो मैं पढ़ना क्यों स्टार्ट करूं। वैकेंसी काफी लेट आएगी, वैकेंसी कभी भी आ जाएगी। आपको अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर देनी, ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाने के, सिलेक्ट हो जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। वैकेंसी का वेट मत करते रहना, राइट। अपनी प्रिपरेशन पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाओ, वो ज्यादा जरूरी है। प्लस आप ये भी डिसाइड करो कि आप कितने अटेम्प्ट्स देने वाले हो। मैंने कहा नहीं कि एक बैकअप प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैकअप प्लान को आपको लाइटली नहीं लेना है। देखो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कर रहा है कि 2 साल की प्रैक्टिस करनी होगी, 70% आने चाहिए, है ना। बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं अब इस एग्जाम में, धीरे धीरे पेपर लीक्स भी काफी जगह हो रहे हैं। तो इन सारे हर्डल्स को ध्यान में रख के इस एग्जाम के एक तरीके से जो भी गलत चीजें हैं, जो भी एक तरीके से ड्रॉबैक्स हैं, उनको अपने माइंड में रख के एक प्लान बी डिजाइन जरूर से करना। प्लान बी के बारे में आगे भी बात करने वाली हूं, बट कीप दिस इन माइंड कि प्लान बी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक बैकअप प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। MCQ सॉल्व करना, आई होप आप स्टार्ट करोगे। MCQ सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि प्री की प्रिपरेशन अच्छे से आपकी हो पाए। एक चीज ध्यान रखना, आप कैसे प्रिपरेशन करने वाले इस एग्जाम की। प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये एग्जाम का फॉर्मेट है, बट इसी फॉर्मेट में हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हम प्रिपरेशन करते हैं मेंस प्लस प्री प्लस इंटरव्यू, यानी सबसे ज्यादा मेंस की हम प्रिपरेशन करते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा तो मेंस जस्ट 30 दिन के अंदर ही पड़ेगा, ठीक है। मेंस जो होगा वो 30 दिन के अंदर पड़ेगा। मेंस के बाद कुछ ही दिनों में आपका 15-20 दिनों में इंटरव्यू पड़ेगा, तो ज्यादा समय नहीं होगा मेंस के लिए, राइट। इसलिए आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। आप मेंस के प्रिपरेशन करोगे, प्री की प्रिपरेशन अपने आप हो जाएगी, ट्रस्ट में। और इंटरव्यू, जो कि मैंने बताया था अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करिए, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कब से ही कर रहे हो, राइट। अब एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करनी है, एक हैवी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उसके साथ एक लाइट सब्जेक्ट को पकड़ोगे, राइट। एक हैवी सब्जेक्ट को पकड़ो, उसके साथ एक लाइट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मान लो एग्जाम्पल, आज मैंने CRPC पढ़ना स्टार्ट किया, साथ में मैं कोई लोकल लॉ ले रही हूं, राइट। तो ये एक लाइट सब्जेक्ट हो गया, ये एक हैवी सब्जेक्ट हो गया, तो कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ताकि पूरा सिलेबस अच्छे से टाइम से कवर हो जाए। MCQs आप सॉल्व करोगे और टेस्ट भी जरूर से दोगे, राइट। ये चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप देम। आपका पूरा पेपर कभी भी रीड नहीं किया जाएगा। एग्जामिनर हमेशा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए, स्पेसिफिक केसेस के लिए उस पेपर को ओपन करेगा। तो मेक श्योर आपने अपनी जजमेंट डायरी बनाई हो, उस जजमेंट डायरी में आपके सारे रीसेंट जजमेंट्स होने जरूरी है, राइट। जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो होने जरूरी है। रीसेंट जजमेंट्स होंगे तो आपको एक रिविजन कर पाओगे और उनको एग्जाम में अच्छे से कोट कर पाओगे, हाईलाइट कर पाओगे, जो कि ऑलरेडी आपको बाकी स्टूडेंट से आगे पहुंचा देगा। तो मेक श्योर यू मेक योर जजमेंट डायरी।
स्टेट को कैसे चूज करना है वो मैंने आपको समझा दिया था। और चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, मेजर चीजें, वो ये है, पहला तो आप सिलेबस चेक करोगे, क्वेश्चंस चेक करोगे, फिर देखोगे अगर वहां पे लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कि लोकल लैंग्वेज का भी एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल जो गुजरात है वहां का पीसीएस अगर मैं दूं तो गुजराती का भी अगर एक एग्जाम होगा तो मैं उसके लिए नहीं बैठ पाऊंगी, राइट। फिर मुझे पूरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और वहां के लोकल लॉज भी आपको पता होने चाहिए। यूपी का दे रहे हो तो यूपी के लोकल लॉज पता होने चाहिए, पंजाब का दे रहे हो तो वहां के लोकल लॉज पता होने चाहिए। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। सिर्फ लोकल लॉज भी इनफ नहीं होते गाइस, वहां का कल्चर, वहां के कस्टम्स क्या है वो भी पता होने चाहिए। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जहां पर उन्होंने ये कहा कि जजेस को, जहां के वो एक्चुअल में जज हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि वो कोर्ट में यूज होनी है, राइट। कमिंग टू कोचिंग, कोचिंग क्यों लेनी चाहिए? आपको एक तरीके से गाइड मिल जाएगी। अगर आपको कॉलेज में अच्छे से गाइड नहीं किया गया, मेंटर नहीं किया गया, फैमिली में भी आपके कोई नहीं है मेंटर करने के लिए, तो कोचिंग अच्छा ऑप्शन होता है, उसके लिए आप जा सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कहीं और रहते हैं, है ना, कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं कि बार बार वो कोचिंग नहीं जा सकते, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, साइड बाय साइड और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आने जाने का भी उनको एक तरीके से प्रॉब्लम होगी, तो ऑनलाइन कोचिंग इज बेस्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा बात करना नहीं पसंद है, ज्यादा क्लास में पार्टिसिपेट करना नहीं पसंद है, तो ऑनलाइन कोचिंग इज बेस्ट। ऑनलाइन ही अब ज्यादा अच्छे से हो रही है कोचिंग, जाना चाहो तो इसके लिए जाओ। ऑफलाइन कोचिंग में बेसिकली सामने लोग रहेंगे, तुम्हारे साथ भी 10 लोग पढ़ेंगे, लेकिन शोरगुल बहुत होता है ना, हल्ला ये सब बहुत होता है, मजाकबाजी बहुत चलेगी, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है ऑफलाइन कोचिंग में, मैंने ये चीज फील की है। बाकी इट्स अप टू यू कौन सी कोचिंग के लिए जाना है। बोथ द ऑप्शंस आर गुड, बट आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑनलाइन कोचिंग। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, हद से ज्यादा वास्ट है, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट नहीं करना है, बहुत सारी वैकेंसीज के पीछे नहीं भागना है, अपने मेजर गोल की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप कॉलेज के एग्जाम्स में करते आए थे कि ए शीट, बी शीट, सी शीट, डी शीट, बहुत सारी शीट्स लेके भरते थे, वो यहाँ पर नहीं चल पाएगा। लिमिटेड शीट्स होती है, लिमिटेड टाइम रहता है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना, राइट। वो कॉलेज वाली हैबिट्स अब आपको भूलनी है, बहुत अच्छे से भूल जाना उन हैबिट्स को। पहला तो आप अपना होम स्टेट लोगे, मैं यूपी की हूं तो यूपी पीसीएस जे तो देने ही वाली हूं। इससे सिमिलर सिलेबस जिसका रहता है, जैसे कि उत्तराखंड का सिमिलर सिलेबस रहता है तो मैं उत्तराखंड के लिए भी ऑप्ट कर सकती हूँ, बिहार का भी रहता है तो मैं बिहार के लिए भी ऑप्ट कर जाऊंगी। सिमिलर क्वेश्चंस अगर किसी स्टेट के आ रहे हैं तो वो भी आप कंसिडर करोगे। इस तरीके से आप अपना स्टेट चूज करते हो। बहुत ज्यादा स्टेट नहीं चूज करने, मैक्सिमम 3 स्टेट्स चूज करने ना, दैट्स इट, इतने में आपका काम हो जाएगा। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूं तो मैंने कहां से हमेशा से बुक्स परचेज की हैं, उस इंसान का आज मैं इंटरव्यू आपको लेकर दिखाऊंगी। जो भी बुक्स हैं पीसीएस जे की या जो भी लॉ की बुक्स होती मैं वहीं से परचेज करती हूं, तो आज मैं उन्हीं की शॉप पर आपको लेकर चलूंगी, उन्हीं से हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी बुक्स हमें रेकमेंड करने वाले हैं यूपी पीसीएस जे के लिए। अच्छे से सुनना, ही इज वेरी नॉलेजेबल, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। आप भी जाकर अगर इलाहाबाद के हो तो वहीं से बुक्स ले सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक्स देते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना मैंने उनसे किसी तरीके से पैसे लिए प्रमोशन के, ना उन्होंने पर्सनली मुझे इनवाइट किया था कि आओ हमारा प्रमोशन करो, राइट। ये सिर्फ प्योरली नॉलेजेबल वीडियो है जो कि मैंने आपके लिए बनाया। मैंने सोचा मैं उनकी शॉप पर जाके वो सारी बुक्स आपको दिखाऊंगी भी और उनसे पूछूंगी भी कौन सी अच्छी बुक्स होती हैं जो इस एग्जाम के लिए बेस्ट है। सबसे अच्छी बात है बहुत सिंपल बुक सजेस्ट करते हैं और बहुत टू द पॉइंट बुक सजेस्ट करते हैं। जो भी मेरे बुक्स पर वीडियोस हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हो। तो चलो एक बार उनसे बात करके देखते हैं कौन सी बुक्स इस एग्जाम के लिए बेस्ट होंगी। लेट्स गो। अभी हम खड़े हैं प्रयागराज की बेस्ट लॉ बुक की शॉप पे। यहीं से मैंने अपनी जितनी भी 5 इयर्स की बुक्स थी यार यहीं से ली हैं। इवन मुझे ये भी बताना नहीं पड़ता है कि कौन सी बुक मुझे लेनी चाहिए, कौन सी बुक मेरे लिए अच्छी होगी। वॉट एवर ही सेज द बेस्ट। इन्हीं से मैंने सारी किताबें ली थी, तो अब इन्हीं से पूछने वाला है कि यूपी पीसीएस जे के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं और कौन सी आपको लेनी चाहिए। सर आईपीसी के लिए कौन सी आप बुक सजेस्ट करेंगे हमें? यूँ तो आईपीसी वैसे ओल्ड हो चुका है, हाँ। लेकिन अब चूंकि बीएनएस पे अभी कोई किताबें जल्दी अवेलेबल नहीं हुई हैं, कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 मंथ्स बाद जो है अवेलेबल होगी। वैसे आईपीसी में अगर बेहतरीन किताब पढ़ना चाहें तो रतनलाल धीरजलाल की पढ़ सकती हैं, और या तो फिर उसमें केडी गौर की आती है, और उसमें जनरली जो लोग पढ़ते हैं वो एसएन मिश्रा की बुक्स पढ़ते हैं। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स अभी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें क्या लेना चाहिए?
जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको अगर क्रिमिनल लॉ पे पढ़नी है तो शुरुआत वो बेस्ट बेयर एक्ट से करें, और वो बेयर एक्ट टैक्समैन की बेयर एक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। हमें दिखाएंगे आप एक बार? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। भारतीय न्याय संहिता की किताब है। ठीक, ये अंकल ने हमें सजेस्ट किए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, में कंपैरेटिव टेबल लिए हैं और हर क्लॉजेस पे जो है इन्होंने नोट्स बना के दिए हैं, ठीक है। और एट ए ग्लांस भी दिया हुआ है, मतलब एवरीथिंग इसमें डिस्कस किया गया है, जिसको कि इससे पढ़ने से कोई भी चीज़ आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीके तकवानी की है, जो मैंने आपको भी सजेस्ट की थी अपने बुक्स वाले वीडियोस में, वो सारी बुक्स इन्होंने ही हमें बताई है। दिस इज़ द बेस्ट बुक यू कैन स्टडी। सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इसमें मिल जाएंगी और सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द बेस्ट बुक यू कैन गो फॉर सीपीसी। सिविल प्रोसीजर के लिए बेयर एक्ट ये है जो हमें अंकल ने सजेस्ट किया है, देख सकते हो आप। इसमें लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, सारी फीचर्स हैं। ये वाला सजेस्ट किया है। ये लैंडमार्क रिसेंट केसेस टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, सेक्शन वाइज, ऑर्डर वाइज, और उसके बाद जो है इनके डॉक्ट्रिन्स वगैरह जो कुछ हैं ये दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। इसका काफ़ी पैटर्न चेंज हो चुका है, जीएस का पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से उसमें अब आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो जीएस है उसको कंफर्म करना है। और ख़ासतौर से अगर घटना चक्र की 5 चीज़ें, एक तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, ये 5 चीज़ें या तो इससे पढ़ें या तो प्रतियोगिता दर्पण के ऐसे स्पेशल इश्यूज से पढ़ें। और वैसे जीके में समर्थ अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव टाइप की आती है, उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ओनली फॉर फ्री। और बाकी जो दोनों पहले हमने बताए हैं वो दोनों आपको मेंस में ज़्यादा यूज करेंगे। फ्री में तो करेगी ही, लेकिन मेंस में कम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अप टू डेटेड चूँकि जैन पांडे की आती है, इसलिए हम समझते हैं जैन पांडे ही कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई और अच्छा पढ़ना चाहता है तो नरेंद्र कुमार की किताब जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर करेंगे। और पॉपुलर बुक में इसको भी माना जाता है वीएन शुक्ला। हिंदू और मुस्लिम लॉ के लिए पारस दीवान, जो मैंने भी आप लोग को सजेस्ट की थी एक बार, सब अंकल का ही दिया हुआ है। वकील अहमद, हाँ। और अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए मुल्ला या फैजी की किताब ली जा सकती है मुस्लिम लॉ में, और हिंदू लॉ में मुल्ला की ली जा सकती है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए मुल्ला का कंसल्ट कर सकते हैं, या तो आर की भांगिया बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स या और जो नेगोशिएबल वगैरह है वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो भी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मिल जाएगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आर के भांगिया की सर ने सजेस्ट किए हमें।
वेरी ल्यूसिड बुक, बहुत ज्यादा ल्यूसिड बुक है, इसे देख सकते हो, आपको ये सब मिल जाएगा इसमें। ठीक है, किसी को शॉर्ट में पढ़नी है, शॉर्ट में पढ़नी है तो ये रहेगी अशोक के जैन की, या तो इसकी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहता है सब कुछ। निकाल दीजिए हमारे लिए, देखो आओ। लॉ पार्टनरशिप आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में मिल जाएगी। पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तीनों चीजें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए आपको इक्विटी ट्रस्ट की बुक लेनी पड़ेगी। सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश किताबें मिलती है, तो मैं हिंदी की नहीं मिलने वाली है। आके बात कर लो, वो सब दे देंगे तुम्हें, और गाइड भी अच्छे से कर देंगे। ठीक है, लॉ ट्रस्ट आपको जो है जीपी सिंह या अकील अहमद कोई भी किताब लीजिएगा, उसमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, इक्विटी, ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक। लोकल लॉ में इंग्लिश मीडियम में तो आपको पहले बेयर पढ़नी चाहिए, और बेयर के बाद अगर कुछ पढ़ना है तो एक आती है आपकी सिंगल पब्लिकेशंस की बुक, और एक आती है समर्थ अग्रवाल की बुक। उसमें आपको दोनों इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। हिंदी मीडियम में लोकल लॉ में मिश्रा जी की किताब आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये लोकल लॉस की है। सिंगल की क्वेश्चन बैंक आती है, जो मेंस में ज़्यादा यूज होती है। उसमें चैप्टर वाइज पूरे स्कैन किए हुए क्वेश्चन हैं, वो आप अच्छे से देख सकते हो। उसमें सारे चैप्टर वाइज जो है ऑल स्टेट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इस तरीके से क्वेश्चन स्कैन किया हुआ है। इतने सब्जेक्ट के लेंथ के लिए वैसे सिंगल की 3 वॉल्यूम ज़्यादा यूजफुल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। और समर्थ अग्रवाल की भी पढ़ सकते हैं, वो एक तरीके से एररलेस मिलेगी इसमें। और ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तो यूनिवर्सल की क्वेश्चन बैंक आती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। सर हम देख सकते हैं। चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर डाउट्स। ये डाउट्स इस एग्जाम को लेके बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, हद से ज्यादा लोग पूछते हैं, तो समझते हैं कि क्या है उनके डाउट्स। पहला है यूपीएससी विद जुडिशरी। लोग बोलते हैं क्या मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जुडिशरी के साथ कर सकती हूं या कर सकता हूं? नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखना कि एक एग्जाम को हमेशा टारगेट करना चाहिए, तभी वो एग्जाम निकलता है। यूपीएससी बहुत डिफरेंट है।
यूपीएससी बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का अंतर है। उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं। कोई साइंस स्ट्रीम में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, राइट। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। बट व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स हैं वहां पे, है ना, सिर्फ लॉयर्स हैं, उनसे आप कॉम्पीट करना चाह रहे, वो भी स्टेट लेवल पे कंपटीशन है। तो कंपटीशन फेयरली कम है, बट सिलेबस दोनों का ही वास्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जाम को टारगेट करिए और उसी में जुट जाइए, अलग अलग भटकेंगे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। फिर आता है जुडिशरी और एलएलएम के लिए जाओ या जुडिशरी की प्रिपरेशन करो। एक बार आपका जुडिशरी निकल गया, उसके बाद आप एलएलएम के लिए आराम से जा सकते हो। ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि एलएलएम कर लूं फिर जुडिशरी के लिए जाऊं, ऐसी हड़बड़ाहट मत मचाओ। थोड़े से पर्क्स मिल जाएंगे, थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा, समय बहुत चला जाएगा, माइंडसेट पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। कैसे? एलएलएम के लिए आपको एक सब्जेक्ट को बहुत ही एक्सटेंसिवली रीड करना होता है, रिसर्च करनी होती है उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अपना एलएलएम करने जा रही हूं तो वो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत ही एक्सटेंसिवली रीड करूंगी, हद से ज्यादा अंदर घुस कर रीड करूंगी। तो मेरा माइंडसेट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को पढ़ना है तो बहुत फोकस के साथ उसके अंदर जाके पढ़ना है, पूरी रिसर्च करके पढ़नी है। क्या वो चीज जुडिशरी में काम आने वाली है? किसी तरीके से काम नहीं आने वाली। जुडिशरी के लिए आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल करनी है। एलएलएम में आपको पूरी रिसर्च करनी है, तो माइंडसेट आपका पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। जुडिशरी दे दो ना, सिलेक्ट हो जाओ उस एग्जाम में, फिर एलएलएम दे देना। आप लोग पता है ऐसा क्यों करते हो, क्यों स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनका पहले तो रहता है कि हम जुडिशरी देंगे, बाद में वो एलएलएम की तरफ भागते हैं, डर की वजह से। उनको डर लगता है कि अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, कैसे इस गिल्ट को सहूंगा कि अगर नहीं हुआ जुडिशरी में तो मैं कहां जाऊंगा, तो चलो पहले एलएलएम कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, या तो डरो या तो घर बैठ जाओ। एलएलएम करना है तो फिर एलएलएम ही करना है, फिर जुडिशरी के सपने छोड़ो। और जुडिशरी करना तो पहले पूरा जुडिशरी में घुस जाओ, पहले उस एग्जाम को निकालो, देन गो फॉर एलएलएम। टाइम रहेगा भाई, बहुत टाइम रहता है। फिर बहुत लोग यार ये चीज पूछते हैं कि जज और आईएएस में से कौन ज्यादा पावरफुल होता है। देन ऑब्वियसली जज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आईएएस को समन कर सकते हैं, आईएएस को कोर्ट में बुला सकते हैं, बट आईएएस ये चीज नहीं कर सकता है। बट वहीं पे आईएएस बहुत सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, वो चीज जज नहीं कर सकते हैं। बट दोनों ही अपनी जगह पे सही है अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो। दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंग्लिश वालों को हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, हिंदी वालों को इंग्लिश अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट दोनों ही लैंग्वेजेस में वर्क करता है, प्लस लोकल लैंग्वेज जहां की भी आप बीसीएसजे के लिए अपेयर होने वाले हो, राइट। लैंग्वेजेस पर कमांड होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, राइट। इन चीजों का जरूर से ध्यान रखिएगा। बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसीज आ रही है तो आपको लालच आ रही है कि उनके लिए भी बैठ जाएं, जैसे कि एपीओ, एडीपीओ। थोड़ा सोचो इस चीज के बारे में कि कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है, जुडिशरी या बाकी एग्जाम्स। आप कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा हो, एक चीज को टारगेट करो। मैं बार बार बोली हूं, एक चीज को टारगेट करो, नहीं तो समय ऐसे बीत जाएगा। 4th ईयर में होगे, बोलोगे ये एग्जाम दूं वो एग्जाम दूं, टाइम ही खत्म हो जाएगा आपका, किसी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना समय ऐसे ही वेस्ट किया है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आता है लिटिगेशन विद जुडिशरी। क्या कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ? 100% कर सकते हो, बट ये चीज नेसेसरी नहीं है, राइट। जब तक स्टेट की तरफ से ये नहीं हो जाता कि हाँ 2 साल की प्रैक्टिस करना जरूरी है तभी इस एग्जाम में बैठ पाओगे, तब तक अपना समय मत बर्बाद करो। मेरी यही एडवाइस रहेगी। सीधे से प्रिपरेशन पर फोकस्ड हो जाओ और कहीं ध्यान मत दो, प्रिपरेशन पर ही फोकस्ड रहो। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो बहुत सारी और चीजें होंगी। क्या पता कभी जज ने कुछ बोल दिया, कभी आपके सीनियर ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया, सुना दिया किसी बात पे, तो माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा। और फिर वही बात है, लिटिगेशन में जाने पर रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, पढ़ना बहुत पड़ता है। वो चीज फिर जुडिशरी में अप्लाई नहीं होगी। वहां पे सिलेक्टिव स्टडी आपको करनी है, राइट। कोर्ट केसेस वहां से तुम सुनकर आ रहे हो, लेकिन यहां पर अभी काम ही नहीं है उन चीजों का, यहां पर अभी उस चीज का काम ही नहीं है। आप लोअर जुडिशरी के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो। अगर यहां हायर जुडिशरी का एग्जाम रहता, तब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होते, तब आपके काम आती प्रैक्टिस। अभी तो आप लोअर जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो जहां ज्यादातर चीजें थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरिटिकल है। फाइनली इस वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंपॉर्टेंट टिप्स। इन टिप्स को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, मैं खुद भी इस चीज़ से परेशान थी कि कॉलेज के एग्जाम्स में हमारे काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो यार अब तो ये भी थ्रेशहोल्ड जैसे कि MP PCSJ के साथ हुआ कि 70% मार्क्स होने ही चाहिए, ऐसे हो सकता है बाकी स्टेट्स में भी हो जाए, राइट। तो कॉलेज में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, इसमें हमें चिंता होनी चाहिए, राइट। लेकिन हम फिर भी एक तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि हाँ हमारे ढंग के मार्क्स आ जाएं, कोशिश ही कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशंस में, प्रोजेक्ट्स में कोशिश करो अब ढंग के मार्क्स ले आओ। इंटरनल्स में भले ही थोड़े कम हो जा रहे हैं बट प्रेजेंटेशंस में कोशिश करो अब खींचो उस चीज को। एक्सटर्नल्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके जाओ कि वहां पे अच्छे से कवर कर पाओ, है ना, क्योंकि 70% एग्रीगेट आपका बनना ही बनना चाहिए, है ना, इतना तो आना ही आना चाहिए। हो सकता है बाकी स्टेट्स में भी ये रूल लागू हो जाए, तो ये चीज तो हाँ टेंशन का अब विषय ये चीज बन रही है। पास्ट ईयर पेपर्स को स्टडी करिए और उनमें पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करिए कि अगर ये टॉपिक रिपीट हो रहा है इतनी बार तो इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा से फोकस करना है और सिलेक्टिव स्टडी पर ध्यान दीजिए। और प्लीज बहुत ज्यादा स्टेट्स लालच में चूज मत कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम 3 स्टेट्स ही आपको चूज करने, लालच मत दिखाना, वहां पे बहुत पढ़ाई करनी है। ऐसा मत सोचो बहुत कम पढ़ाई करनी, काफी पढ़ाई करनी। सिलेबस उठा के देखो, होश उड़ जाएंगे अभी आपके। प्रिपरेशन कैसे करनी वो मैंने आपको समझा ही दिया, मेंस, प्री एंड इंटरव्यू, राइट। इस तरीके से इसी क्रम में आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम के पर्क्स के पीछे भागकर एग्जाम को मत दो, ठीक है। एग्जाम क्लियर हो गया लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे क्योंकि इतना काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बहुत सारा और भी प्रेशर होगा। पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से LLM जुडिशरी में अगर लटक गए हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम्हें सॉल्व करनी है, राइट। अगर प्रेशर में आके एग्जाम दे रहे हो, क्लियर भी हो गया, तब भी सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं रहेगा बॉस, क्योंकि बहुत काम करना पड़ेगा। वो वाली जिंदगी गई जहां पर बैठ के पैसा आ जाएगा, ये नहीं होने वाला है यहाँ पे। इस चीज का ध्यान रखना। पर्क्स के पीछे जाओ, पर्क्स अच्छी चीज है देखना, बट ऐसा भी नहीं कि उसके बेसिस पर अपनी पूरी जिंदगी अब दांव पे लगा दो, वो चीज गलत है। किसी कोर्स को अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो प्लीज प्रिपेयर भी करिए उस कोर्स से। उस कोर्स को किसी कोने में जाके रख मत दीजिए अपनी फोन के कि अब तो उसको देखना ही नहीं है। नहीं, प्रिपरेशन करिए उस कोर्स के थ्रू, उसका यूज करिए, अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। लिमिटेड रिसोर्सेज वाली चीज मेरी याद रखना। अब इस वीडियो का फाइनल चैप्टर, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकअप ऑप्शन। बैकअप ऑप्शन होना क्यों जरूरी है? रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को देखोगे तो यार इस एग्जाम में बहुत सारे हर्डल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। 70% एग्रीगेट होना चाहिए, कोर्ट प्रैक्टिस लगेगी और आगे हो सकता है और भी ज्यादा हो, बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई हो जाए, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा है पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं। 2024 लीप ईयर की जगह लीक ईयर बन चुका है, राइट। इट्स अ मीम। तो इस चीज का भी ध्यान रखो कि आपकी मेहनत कुछ सेकंड्स में गायब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट का रीनीट नहीं कराया, बाकी एग्जाम्स को क्या खाक ध्यान में रखेगा, राइट। इस चीज का ध्यान रखना। पेपर लीक हुए तो आपकी सालों की मेहनत बर्बाद जाएगी। नेपोटिज्म, जरूरी नहीं कि अगर आप जज बन गए तो आपका प्रमोशन भी हो जाए। नेपोटिज्म हद से ज्यादा है जुडिशरी में, हद से ज्यादा। बॉलीवुड में इतना नहीं है जितना शायद जुडिशरी में है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके पास लिमिटेड एज है, लिमिटेड समय है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वैकेंसी बहुत ज्यादा लेट आती है। इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए, ये जो ड्रॉबैक्स हैं एग्जाम के, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बैकअप ऑप्शन स्ट्रॉन्ग वाला बना लो। एक बैकअप ऑप्शन आपका ऐसा होना चाहिए कि यार अगर ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो मैं ये चीज करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊंगा। इसीलिए मैं फोर्स करती हूँ कि इनिशियल ईयर्स में कोई स्किल सीखो, कुछ ना कुछ करते रहो साइड में। वीडियो एडिटिंग सीख लिया, कुछ भी एक स्किल आपको आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के एग्जाम पर डिपेंड ना हो जाओ। साइड में आपको कुछ आता है, आप उस पर भी काम कर रहे हो, फन के लिए ही कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग। सिर्फ किताब हाथ में लेने से कुछ नहीं होता, और भी चीजें आपको लाइफ में आनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ऐसी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस आने वाली हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर से करिएगा कॉलेज ग्रुप में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।